हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है केवल बोर्ड यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग क्लास नाइन्थ साइंस चैप्टर 1 सीखने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर हमारा है हमारे आसपास के पदार्थ। कौन सा चैप्टर है? हमारे आसपास के पदार्थ। आसपास जितने भी मटेरियल्स दिखते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। तो पदार्थ हम डिफाइन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में बात करेंगे, या इसी को हम लोग मैटर भी बोलते हैं, या उसी को हम लोग द्रव्य भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि द्रव्य हमारे होते क्या हैं। तो सबसे आसान आपको पहचान करने का तरीका है कि जिन जिन में हमारा क्या हो, भार हो, और क्या हो, आयतन घेरने की क्षमता हो, आयतन घेरने की क्षमता हो, उन सभी को हम लोग किसके नाम से जानेंगे? पदार्थ के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। NaCl खाने वाला नमक है, Fi हमारा आयरन है, Na हमारा सोडियम है, जल। ये जितने मटेरियल्स हमने लिखा है इन सभी में हमारे क्या होंगे? पदार्थ सभी में द्रव्यमान होंगे और आयतन घेरने की क्षमता होगी। और जिनमें जिनमें ये सब पाए जाएंगे उन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? कि वो हमारा पदार्थ है। किसी मटेरियल को कहीं पर रख करके आप चेक कर सकते हैं, क्या मैंने उस मटेरियल को जगह कहीं रखा है तो उसका वो आयतन घेरा है, और उसी मटेरियल को किसी दूसरी जगह ले जाकर रखिए तो क्या वो वहां पे कोई आयतन घेरा है कि नहीं घेरा है। इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं किसी पदार्थ द्वारा क्या जगह घेरे जाते हैं कि नहीं घेरे जाते हैं। अगर घेरे जाएंगे तो हम कह देंगे कि वो हमारा पदार्थ है, और नहीं घेरे जाएंगे तो हमारा पदार्थ नहीं। उदाहरण ये आपका रहा। अब पदार्थों को हम लोग दो तरीके से बांट सकते हैं। एक पहला हमारा होगा परिवर्तन। कौन सा? परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। अगर हम किसी पदार्थ को परिवर्तित करें, किसी पदार्थ को हम चेंज कर रहे हैं, तो दो तरीके से हमारा चेंज करने का तरीका होगा। एक हमारा होगा भौतिक परिवर्तन, और एक हमारा होगा कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। का मतलब चेंज। अगर हम किसी पदार्थ को चेंज कर दे रहे हैं एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, या एक रूप से दूसरी रूप में अगर मैंने चेंज किया, और जिस रूप से वो अगले वाले रूप में गया है और वापस अगर पिछले वाले रूप में आ सकता है, तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग किसके नाम जानेंगे? भौतिक परिवर्तन। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है कि अगर मैंने जल लिया, हमने क्या लिया? जल लिया। और जल अगर मैंने लिया है तो इसकी अवस्था होगी द्रव। जल द्रव में पाया जाता है, और इसका फॉर्मूला हमारा होता है कौन सी? H2। और मैंने इसको क्या कर दिया? ठंडा कर दिया। और ठंडा करेंगे तो ये बन जाएगा कौन सा? बर्फ। और बर्फ ये हमारा क्या हो गया? सॉलिड। और इन का भी फार्मूला हमारा होता है कौन सा? H2। तो जब हमारे पदार्थ के फॉर्मूला ना बदले, केमिकल फार्मूला ना बदले, तो हम और उसकी भौतिक अवस्था बदल जाए, तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग किसके नाम से जानेंगे? भौतिक परिवर्तन के नाम से। वो इसलिए कि ये जल जो है उसका फार्मूला H2O है, और ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। और यही अगर जल बर्फ में परिवर्तित हो गया तो ये हो गया किस अवस्था में? सॉलिड में। और इसके भी फार्मूले हमारे क्या होते हैं? H2O होते हैं। ठीक। अगर हम इसको गर्म करेंगे तो ये वापस कहाँ आ जाएगा? द्रव में आ जाएगा। तो इस तरीके की अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन, जब किसी पदार्थ की एक से दूसरे रूप में जाने पर उनके गुणधर्म और संगठन बदल जाते हैं, तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। जैसे
दूध से दही, दूध से क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा। ऐसे ही पेड़ का बढ़ जाना, बढ़ना, भोजन का पचना, का पचना। मतलब अगर हम एक रूप से दूसरे रूप में गए और वापस नहीं आ सकते हैं, तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग किसके नाम से जानेंगे? दही कभी भी दूध के में वापस नहीं आ सकता है। पेड़ एक बार बढ़ जाएगा तो वापस छोटा नहीं हो पाएगा। भोजन अगर पच गया तो वापस भोजन नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग किसके नाम जानते हैं? रासायनिक परिवर्तन। अब इन्हीं पदार्थों को और दो वर्गों में बांटा गया है। क्या कर दिया गया है? और वो परिवर्तन था और ये क्या है हमारा? वर्गीकरण है। वर्गीकरण का मतलब होता है बंटवारा। अब बंटवारे को दो तरीके से देखा जा सकता है। एक भौतिकी वर्गीकरण, भौतिकी वर्गीकरण को हम लोग बोल सकते हैं अवस्था के आधार पे। केवल उसके क्या बदलेंगे? अवस्था बदलेंगे। सॉलिड होगा तो लिक्विड में चला जाएगा, लिक्विड होगा तो ठोस में चला जाएगा, अगर लिक्विड हो जाएगा तो गैस में चला जाएगा। इन तीनों रूपों में, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में एक से दूसरे रूप में अगर परिवर्तन हो रहा है तो हम इन परिवर्तनों को हम लोग अवस्था के आधार पर बोल सकते हैं, या इसी को बोल सकते हैं भौतिकी वर्गीकरण। इतना समझ में आ रहा होगा। उसके बाद एक और वर्गीकरण है रासायनिकी वर्गीकरण। रासायनिकी वर्गीकरण का मतलब होता है कि हम इन्हीं पदार्थों को देखेंगे इन आधार पे कि उनकी जो कण है, क्या वो एक ही जैसे से मिलकर बना है, या फिर दो या दो से अधिक से मिलकर बना है, तो क्या वो एक निश्चित अनुपात में है। इस आधार पर हम रासायनिक वर्गीकरण को दो रूपों में देखते हैं। एक हम देखते हैं शुद्ध पदार्थ के रूप में, और एक हम देखते हैं कौन सा? अशुद्ध रूप में। अशुद्ध रूप का मतलब ये कि जब कोई पदार्थ किसी भी अनुपात में दो या दो से अधिक को मिक्स किया जाए, मिक्स करने के बाद वो समान रूप से नहीं मिलते हैं, एक बराबर नहीं मिल पाता है। किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, कोई भी दो पदार्थ को किसी भी रेशियो में मिला दीजिए, उन मिलाए हुए रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे? अशुद्ध पदार्थ। कोई फिक्स रेशियो नहीं है। किसी पदार्थ को दो ठो अगर मिला करके बनाया जाए नया पदार्थ, किसी रेशियो का कोई सीमा नहीं है, कोई रेशियो निश्चित नहीं है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे? अशुद्ध पदार्थ। और अगर हमारा कोई पदार्थ ऐसा हो जो दो या दो से अधिक आपस में मिक्स किया जाए और वो एक निश्चित अनुपात में हो, तो ऐसे पदार्थों को हम लोग किसके नाम जानेंगे? शुद्ध पदार्थ के नाम से। जैसे H2O को हमेशा और हमेशा जल बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा इसमें द्रव्यमान में, वो द्रव्यमान में अनुपात होगा हमारा कितना? 1, और इसका होता है 16, हो जाएगा 1:8। ये कभी परिवर्तित नहीं होगा। जब भी कोई यौगिक बने उसमें हर एक एलिमेंट एक निश्चित रेशियो में आए, तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग, ऐसे पदार्थ को, ऐसे मिश्रण को हम लोग बोलते हैं कौन सा? शुद्ध पदार्थ। और जब दो या दो को किसी भी रेशियो में मिला दीजिए, ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे? अशुद्ध पदार्थ। जैसे लोहे के बुरादा और लकड़ी के बुरादा कभी मिक्स करेंगे तो हमारा मिक्स नहीं हो पाएगा, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध का हम एक और नाम जानते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रण। क्या हो जाएगा? मिश्रण। और मिश्रण को कितने तरीके से? दो तरीके से। किसी भी रेशियो में मिलाइए, और अगर वो समान रूप से मिल गया तो हम बोलेंगे कि वो हमारा क्या है? समांगीय मिश्रण है। जैसे हम नमक प्लस जल, या फिर हम कह सकते हैं चीनी, क्या लिख देंगे? चीनी प्लस जल। चीनी और पानी को कभी भी मिला करके अगर हम शरबत बना रहे हैं, तो शरबत बनाने के लिए उस शरबत में चीनी और जल की कोई निश्चित मात्रा नहीं ली जाती है। जिसको जिस हिसाब से नमक, चीनी और जल मिलाकर के शरबत बनाना है वो बना सकता है। हो सकता है थोड़ा कम मीठा लगे, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा मीठा लगे। और अगर दोनों समान रूप से मिल जाए तो ऐसे मिश्रण को हम लोग किसके नाम जानेंगे? समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण का मतलब कि दो पदार्थ आपस में अगर मिक्स कर रहे हैं, वो समान रूप से नहीं मिला,
किसी भी रेशियो में मिलाइए, समान रूप से अगर नहीं मिला तो ऐसे हम परिवर्तन को किसके नाम से जानेंगे? ऐसे मिश्रण को हम लोग बोलते हैं वो विषमांगी मिश्रण है। जैसे नमक चीनी एक में मिक्स कर दीजिए तो किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे में नहीं मिल पाएगा। अब शुद्ध पदार्थ को दो तरीके से आप देख सकते हैं, एक तत्व होगा और एक हमारा क्या होगा? यौगिक होगा। तत्व का मतलब होता है कि वो सिंगल पदार्थों से मिलकर के बना हो। एक ही जैसे पदार्थों से अगर मिल करके बना होगा तो हम उसको किसके नाम से जानेंगे? तत्व। कैसा? ये कहीं से मिलकर बना हो। और यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित रेशियो में अगर हम मिला लेते हैं, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? यौगिक बोलेंगे। फिक्स रेशियो में मिलाएंगे तो यौगिक होगा, और एक ही जैसे से मिलके बना होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो वो हमारा समांगी समांगीकर है, वो हमारा तत्व है। तो तत्व को अब देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल रख दूं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसके आगे भी है, मतलब 118 एलिमेंटों में इन सभी एलिमेंटों की, सभी तत्वों का जो गुण होगा वो एक जैसा नहीं होगा, और एक जैसा नहीं होगा इसीलिए तत्वों को कितने वर्गों में बांट दिया गया है? 3 वर्गों में बांट दिया गया है। एक को बोला जाता है कौन सा? धातु, और एक को बोला जाता है अधातु, और एक को बोला जाता है कौन सा? उपधातु। कितने तरीके से? धातु, अधातु और उपधातु। ये 3 तत्व है, 3 प्रकार के तत्वों को क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। अब धातु की पहचान कैसे, अधातु की पहचान कैसे और उपधातु की पहचान कैसे होगी, ये अभी हम थोड़ी देर में सीखेंगे। चलिए आइए, यहाँ पे भौतिक वर्गीकरण में एक सॉलिड होगा, एक द्रव होगा और एक हमारा क्या होगा? गैस। भौतिक अवस्था के आधार पदार्थ को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। इसके अतिरिक्त एक और होता है, 2 होते हैं। एक हमारा होता है कौन सा? प्लाज्मा, और एक बोस कंडेंसेंस। एक होता है कौन सा? प्लाज्मा होता है, और एक होता है कौन सा? बोस कंडेंसेंस। बोस कंडेंसेंस। कितने हो गए? 5। मतलब भौतिक अवस्था के आधार पर जो हमारे पदार्थ होते हैं वो कितनी अवस्था में बांटी गई है? 5 अवस्था में, जिसमें मुख्य रूप से कितने हैं? 3, एक ठोस, एक द्रव और एक। आइए बारी बारी से हम लोग क्या करें, एक एक ठो जानने की कोशिश करते हैं। तत्वों का क्या दिया गया है? वर्गीकरण। तत्वों को कितने भागों में बांटा है? तत्वों को कह रहे हैं। पदार्थों का क्या लिखा है? भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण का मतलब होता है हम पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था चेंज करेंगे, न कि रासायनिक अवस्था चेंज होगी। भौतिक अवस्था के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये कितने वर्गों में? यह 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। एक हमारा होगा कौन सा? ठोस। दूसरा हमारा होगा द्रव, और तीसरा हमारा होगा कौन सा? ये 3 हमारी पदार्थ की क्या है? अवस्थाएं हैं। एक हमारा कौन सा है? ठोस है। दूसरा हमारा द्रव है। तीसरा हमारा क्या है? गैस है। ये किस आधार पे? भौतिकी वर्गीकरण के आधार पर हम किसको बांटे हैं? पदार्थ को बांटे हैं। किसको बांटे हैं? पदार्थ को बांटे हैं। पदार्थ का मतलब क्या? द्रव्य को बांटे हैं। द्रव्य का मतलब क्या? मैटर को बांटते हैं। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। और एक एक करके अब हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। चलिए, पहला हमारा क्या है? ठोस। हम ठोस को 2 तरीके से बता सकते हैं। एक तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सॉलिड जो हमारा है वो एक द्रव्य का ही पार्ट है। किसका भाग है? द्रव्य का ही भाग है। तो हम पहला कंडीशन ये लिख सकते हैं कि जो हमारा ठोस होता है वो हमारा द्रव्य का भाग होता है। तो लिख सकते हैं क्या? द्रव्य की वह अवस्था
जिसमें अवयवी अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं। क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। बहुत पास पास होंगे तो हम उसको बोलेंगे कि वो हमारा ठोस है। अथवा ये भी कह सकते हैं कि वह पदार्थ वह पदार्थ जिसके जिसका आयतन व आकार निश्चित निश्चित होता है। जिसके आयतन व आकार क्या होंगे? निश्चित होंगे, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? वो हमारा सॉलिड है। जैसे मेरे पास ये मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ। अगर मैं इस पेंसिल को इस हाथ पे रखूं तो भी क्या होगा? ये उतने ही आयतन घेरेगा जितना मैं किसी वस्तु किसी इसी पेंसिल को किसी दूसरी जगह पे रखूं। मतलब मैंने एक पेंसिल बनाया, ये ये हमारी क्या है? एक पेंसिल है। इस पेंसिल की आयतन अभी इतना घेरा गया है। इसी पेंसिल को मैं उठा करके यहाँ पर रख दूं, इसी पेंसिल द्वारा घेरा गया आयतन उतनी ही होगा जितना यहाँ पे घेरा गया था। तो आयतन हमारा क्या हो गया? निश्चित हो गया। अब आकार, यहाँ पे अगर हम पेंसिल को रखे होंगे तो जिस आकार में यहाँ पे ये पेंसिल होगा उसी आकार में यहाँ पर भी पेंसिल होगा। इस पेंसिल के न तो आयतन में परिवर्तन होंगे और न ही इसके आकार में परिवर्तन होगा। तो जब किसी पदार्थ के न आयतन न आकार बदले तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं। ये है हमारा क्या? हाँ, मैं पहले वाला परिभाषा लिखूं। मैंने देखिए क्या बोला है? द्रव्य वह द्रव्य की वह अवस्था, यहाँ पे द्रव्य की लिखी जाएगी। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, मतलब ये जो मार्कर ये पेंसिल जो भी है ये जिन कणों से मिलकर के बना होगा उन छोटे छोटे कणों को मैं क्या बोल रहा हूँ? अवयवी कण बोल रहा हूँ। इन अवयवी कणों की जो स्थिति होगी, जो व्यवस्थित क्रम होगा, वो एकदम अगर पास पास है तो ऐसे क्रम ऐसे व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? कि वो सॉलिड स्टेट में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ये हमारी क्या है? अवयवी कण। अवयवी कण जिन कणों से मिलकर के कोई ठोस बना होता है उन कणों को हम लोग क्या बोलते हैं? अवयवी कण। ये सबसे छोटा पार्टिकल है। इनकी जो व्यवस्थाएं होंगी एकदम पास पास होंगी। दो कणों के बीच की दूरी है। जब एक कण दूसरे कण से एकदम सटा हुआ होगा तो उसमें कोई गैपिंग नहीं होगा, कोई गैपिंग नहीं होगा। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वो हमारा ठोस है। एग्जाम्पल, लोहा, सोना, चांदी, पेन, किताब आदि, ये सब हमारे किस में आएंगे? ठोस में आएंगे। क्योंकि इन सभी को कहीं भी रख दीजिए, वो अपना स्थान एकदम निश्चित, अपना आयतन एकदम निश्चित घेरेगा और न इनके आयतन न इनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होंगे। तो ऐसे को हम लोग किसके नाम से जानेंगे? ठोस के नाम से जानेंगे। अब ठोस के क्या लिखेंगे? गुण लिखेंगे। ठोस के गुण, पहला पॉइंट।
पहला पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, ठोस के ना तो आयतन बदलेंगे ना आकार बदलेंगे, तो पहला हमारा गुण यही होगा कि आयतन व आकार दोनों निश्चित होता है। पहला पॉइंट, इनके आयतन और आकार दोनों क्या होंगे, निश्चित होंगे। दूसरा पॉइंट, इनके कणों की बीच की दूरी बहुत कम होती है, बहुत कम। अब बताइए कि ये सॉलिड के कण है, ये और ये कौन से हैं, अवयवी कण है। अगर एक दूसरे से सटे हैं तो यही हमारा क्या होगा, सबसे न्यूनतम जगह होगा। मतलब दो कण इस तरीके से एक दूसरे से सटे हैं तो ये अपनी एक न्यूनतम स्थिति पे है। ऐसा थोड़े है कि इन दोनों को दबाओगे तो एक कण दूसरे कण में घुस जाएगा। इनके बाहरी वाली सतह और इसके बाहरी वाली सतह जब स्पर्श कर जाए तो दो कण एक न्यूनतम दूरी पर होंगे। इन दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं कि इन कणों के बीच की दूरी क्या होगी, बहुत कम। और इन दो नाभिकों के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं तो अंतरा आणविक दूरी है। दो कणों के नाभिकों के बीच की दूरी को क्या बोला जाएगा, अंतरा आणविक दूरी। तो आप या तो सिंपल दूरी कहिए या न तो अंतरा आणविक दूरी कहिए, कुछ भी आप कहेंगे, दोनों हमारा क्या है, सेम होगा। तीसरा पॉइंट, जब कण दो ठो बहुत पास पास होंगे, अगर दो कण बहुत पास होते हैं इसका मतलब ये है कि उन दोनों के बीच लगने वाला बल बहुत ही अधिक हुआ होगा, तभी दो कण एक दूसरे के पास आए होंगे। और लगने वाला बल अगर कम है तो एक कण दूसरे कण को कभी खींच नहीं पाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि कणों के बीच लगने वाला बल बहुत ही अधिक होता है। अधिक, और उन बल को हम अंतरा आणविक बल भी कहेंगे। फोर्थ नंबर, अगर दो कण बहुत ही पास हो, ये दो कण एक दूसरे के क्या है, एकदम पास है, तो इन दोनों को अगर हम दबाना चाहेंगे तो नहीं दब पाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि दबने को ही बोलते हैं संपीड्य। तो ठोस जो होते हैं क्या बोला जाएगा, ठोस असंपीड्य होता है, माने ठोस को दबाया नहीं जा सकता। अगला पॉइंट, क्या ठोस के कण अपने आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और अगर चला गया तो हम कहेंगे कि वो सॉलिड नहीं है, उसके आयतन आकार में चेंज हो जाएगा। तो ये सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह स्वतः नहीं जा सकता है। तो इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ठोस में विसरण के गुण नहीं, इसको कह सकते हैं कि अविसरणशील होते हैं। विसरण को क्या बोल सकते हैं कि विसरण नहीं होते हैं, विसरण के गुण नहीं होते हैं, इसका मतलब ये अविसरणशील होता है। शायद ये हमारा क्या है, ठोस की परिभाषा है, ठोस के ये एग्जाम्पल है, और ये ठोस के हमारे क्या है, गुण है। एक टॉपिक हमारा क्या है, कौन सा कंप्लीट हुआ, भौतिक अवस्था के आधार पर इसकी पदार्थों का वर्गीकरण है। तो ये हमारा कौन सा, एक अभी ठोस संपन्न हुआ है। ठीक, दूसरा देखिए, ये हमारा क्या है, द्रव है। द्रव, जो द्रव होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, उनके जो आयतन होते हैं वो निश्चित होते हैं और आकार क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं।
या इस तरीके से भी कह सकते हैं, ये भी हमारा क्या है, द्रव्य के ही हमारा भाग है, जिसमें इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इनके जो अवयव होंगे, जिससे ये मिल के बना होगा, उनके बीच की दूरी थोड़ी क्या होगी, ठोस से अधिक होगा। ठोस की अपेक्षा थोड़ा क्या होगा, दूर दूर होगा। वैसे हमारे पदार्थों को हम लोग किसके नाम जानेंगे, द्रव के नाम से जानेंगे। या ये भी कह सकते हैं, परिभाषा थोड़ा लिख लिया जाए, द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिनके अवयवी कण ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर होता है, क्या कहलाएगा, हमारा द्रव कहलाएगा। जब कण, ये हमारे सॉलिड के कण थे, ये एक दूसरे से क्या थे, बहुत पास पास थे, इससे पास नहीं हो सकते हैं। और जब यही कण थोड़ा दूर दूर हो जाए, थोड़ा सा दूरी हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, द्रव। जब कण थोड़ी दूरी पे होंगे, मतलब लगने वाला बल अगर कम पड़ जाए, तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स थे, उन मॉलिक्यूलों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। अगर दूरी बढ़ जाएगी, तो अब हम किसके नाम से जानेंगे, द्रव के नाम से। हम ये भी लिख सकते हैं कि वह पदार्थ जिनके आयतन निश्चित तथा आकार आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, द्रव कहलाता है। और जिसके आयतन क्या हो, निश्चित हो, और आकार अनिश्चित हो। अगर मैंने एक गिलास में पानी लिया है और उस गिलास के पानी को किसी पाइप में मैं डाल दूं, तो वो गिलास का पानी अब पाइप के आकार में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन पाइप का पानी फिर अगर हम गिलास में डालेंगे, तो फिर वो एक ही गिलास रहेगा, मैंने आयतन में कोई आपका परिवर्तन नहीं है। लेकिन भिन्न भिन्न पात्रों में अगर हम किसी द्रव को डालते जाएंगे, तो उन आयतनों का, उन पात्रों का वो आकार ग्रहण करता हुआ चला जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है, तो हम उन सभी को, पदार्थों को हम किसके नाम से जानेंगे, द्रव के नाम से जानेंगे, द्रव्य नहीं, द्रव। क्योंकि द्रव्य के ही भाग है हमारा क्या, द्रव। द्रव के भाग द्रव्य नहीं है, द्रव्य का ही भाग क्या है, द्रव। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। उदाहरण आप देख लीजिए, जल ले सकते हैं, पेट्रोल ले सकते हैं, ठीक, मोबिल ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, शरबत ले सकते हैं, शरबत ले सकते हैं। ये सब हमारे क्या है, उदाहरण है किसके, द्रव के उदाहरण है। अब ऑयल भी आप लिख सकते हैं, तेल किसी प्रकार का तेल हो सकता है। इनकी गुण, द्रव के गुण क्या होंगे, तो पहला आपका है आयतन, क्या होंगे, आयतन निश्चित व आकार निश्चित होता। आयतन क्या होता है, निश्चित, और आकार हमारा अनिश्चित होता है। अब दूसरा पॉइंट, ये इनकी अरेंजमेंट है, तो इनकी जो बीच की दूरी है, ठोस की अपेक्षा क्या है, थोड़ा दूर है। तो हम कहेंगे कि अवयवों के, अवयवी कणों की
बीच की दूरी ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। अब दो कणों के बीच की दूरी अगर अधिक है, इसका मतलब कि बल कम है, तो लिख सकते हैं क्या? थर्ड नंबर, कणों माने अवयवी कणों, कणों के बीच लगने वाला बल ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। अगर दूरी बढ़ी, अगर दूरी बढ़ा तो लगने वाला बल क्या पड़ जाएगा? कम पड़ जाएगा। ये हमारी क्या है? पॉइंट। 4 नंबर, ये बताइए कि ये जो द्रव के कण होंगे, क्या एक जगह से दूसरी जगह अपने आप बह के नहीं जा पाएंगे? तो बिल्कुल जा सकते हैं। तो अगर जा सकते हैं तो क्या बोल सकते हैं कि यह विसरणशील होता है, यह विसरणशील होता है। विसरणशील का मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, अपने आप जाने को हम लोग बोलते हैं विसरणशील। अब जो द्रव के मॉलिक्यूल्स हैं वो हल्के फुल्के दबाए जा सकते हैं, मतलब असंपीड्य ही माना जा सकता है। पानी के कण को अगर हम दबाएंगे तो वो दब नहीं पाएगा, थोड़ा बहुत हो सकता है दब जाए। हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही कम संपीड्य होते हैं। क्या लिख देंगे? बहुत ही कम, बहुत ही कम संपीड्य होते हैं। जो कण होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? बहुत कम संपीड्य होते हैं। बहुत कम संपीड्य का मतलब कि बहुत कम दबाया जा सकता है। ठीक इस तरीके से हम कह सकते हैं कि द्रव की ये परिभाषा है, ये द्रव के हमारे क्या है? संरचना है, ये द्रव के हमारे एग्जाम्पल है, ये द्रव हमारे हमारे क्या है? गुण है। अगला जो हमारा पार्ट होगा वो हम लोग अगले दिन सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद कौन सा आएगा? गैस आएगा। गैस के बाद धीरे 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 नाइन्थ हर एक टॉपिक को मैं धीरे धीरे कवर करूंगा और थोड़ा थोड़ा कवर करूंगा। जब सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन होंगे वो सब आपको 1 या 2 क्लास में आपको रिकवर करा दिया जाएगा। तब तक के लिए बहुत है इतना।